नया टॉपिक क्या है हमारा? प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन। ठीक है, सुनते ध्यान से। नया चैप्टर है हमारे पास, प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन। हमारे पास कुछ टॉपिक रह गए थे न्यूक्लिक एसिड के। न्यूक्लिक एसिड हम आपको कहाँ पढ़ाएंगे? मॉलिक्यूलर जेनेटिक्स में। क्लियर? अभी इसको हम समझते हैं। प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस में हमारे पास क्या क्या पढ़ना है हमें? बेसिकली हमें क्या करना है, कुछ इंट्रोडक्शन पार्ट पढ़ने हैं, और इंट्रोडक्शन पार्ट के बाद हमें धीरे धीरे मोनोहाइब्रिड क्रॉस, डाई हाइब्रिड क्रॉस, कुछ हमें टर्मिनोलॉजी भी पढ़नी है उनके। ठीक है, कई सारे टर्म्स आएंगे आपको पढ़ने पड़ेंगे वहां पर। तो सबसे पहले हम स्टार्ट कर रहे हैं कि टॉपिक ही हमारा क्या है, ये जेनेटिक्स है। टॉपिक ही क्या है बताइए? जेनेटिक्स है। आप बताइए जेनेटिक किसे कहते हैं? जेनेटिक क्या है? किसी भी बायोलॉजी की वो ब्रांच जो हमारे दो चीजों को डील करती हो। क्या बोला? ये एक तरीके का ब्रांच ऑफ बायोलॉजी है जो डील करती है हमारे पास इनहेरिटेंस को और वेरिएशन को। किसको किसको डील कर रही है बताइए? इनहेरिटेंस को और वेरिएशन को। अगर दो चीजों को एक साथ डील कर रही है तो उसे मैं क्या बोलूंगा? जेनेटिक्स बोलूंगा। तो जेनेटिक की डिफिनेशन लिखेंगे हमारे पास, जल्दी जल्दी डिफिनेशन लिखेंगे। ब्रांच ऑफ बायोलॉजी जेनेटिक्स में लिखेंगे, ब्रांच ऑफ बायोलॉजी which deals with branch of biology which deals with inheritance as well as variation। जो दो चीजों को एक साथ डील करती है उसे मैं क्या बोलूंगा? सुनते ध्यान से। हमने क्या कहा कि जेनेटिक्स क्या है बताइए? ब्रांच ऑफ बायोलॉजी विच डील्स विद इनहेरिटेंस एज वेल एज वेरिएशन। ठीक है, इन दोनों को मिला करके जो डील करता हो बायोलॉजी में वो क्या कहलाता है? जेनेटिक्स कहलाता है। ठीक है, दूसरा पॉइंट हमें ये बात याद रखनी है, कुछ इनसे रिलेटेड हमारे पास कुछ साइंटिस्ट के नाम याद रखने हैं। क्लियर? पहला साइंटिस्ट का नाम था ग्रेगर जॉन मेंडल। ठीक है, अगर आपसे कोई पूछे फादर ऑफ जेनेटिक्स तो क्या बताएंगे? फादर ऑफ जेनेटिक्स किसे कहेंगे? ग्रेगर जॉन मेंडल को कहेंगे। ठीक है, दूसरा एक साइंटिस्ट है हमारे पास T.H. मॉर्गन। अगर आपसे कोई पूछे फादर ऑफ एक्सपेरिमेंटल जेनेटिक्स, फादर ऑफ एक्सपेरिमेंटल जेनेटिक्स तो किसे कहेंगे आप? अगर हम गैरोड को नाम लें, जॉर्ज गैरोड थे। ठीक है, फादर ऑफ ह्यूमन जेनेटिक्स। जल्दी करिए, कुछ बातें एनसीईआरटी से। अब ये चैप्टर हमें ज्यादा एनसीईआरटी से पढ़ाना नहीं है। ठीक है, हम आपको मैं खुद पढ़ा करके सुना रहा हूँ। एनसीईआरटी क्या लिखती है, ध्यान से समझिएगा। एनसीईआरटी इंट्रोडक्शन पार्ट में क्या लिख रही है वो मैं पढ़ करके सुना दे रहा हूँ। उन्होंने लिखा है कि अगर हम किसी भी मैंगो के ट्री को या किसी भी प्लांट को अगर मैं देखता हूँ, जब भी वो रिप्रोडक्शन करती है तो उसी प्लांट को क्यों पैदा करती है? क्लियर? कहने का मतलब क्या है कि ह्यूमन अगर है हम लोग, ठीक है, तो अगर हमारे जो प्रोजनी होंगे वो भी तो ह्यूमन बीइंग्स ही होंगे ना, कोई कुत्ते भेड़ बकरी तो नहीं होंगे। तो यही जेनेटिक्स हमें ये डील कराती है कि हमारे पास जो बच्चे पैदा हुए वो हमारे ही कैटेगरीज के क्यों हुए। ठीक है, अगर कोई भी हमने बोला कि अगर मैं प्लांट के पास गया और वो प्लांट किसका था? मैंगो का था। ठीक है, तो अगर ये क्या किया, कोई प्रोजनी दिया और ये प्लांट ही पैदा किया, वो भी किसका? मैंगो का।
ठीक है, इसका मतलब क्या समझेंगे कि इस मैंगो की और इस मैंगो की जितने भी कैरेक्टर हैं वो जाहिर सी बात है सेम ही तो कैरेक्टर दिखाई दे रहे हैं, तभी तो ये मैंगो कहलाया। अगर इनके कोई भी कैरेक्टर का डिफर कर जाते किसी अदर प्लांट से तो क्या ये प्लांट बदल जाता? यानी ये कहला रहा है हमारे पास क्या है, ये हमारे पास इनहेरिटेंस कहलाता है या हेरिडिटी कहलाता है। इसको मैं क्या कहता हूं? हेरिडिटी कह रहा हूं। ठीक है, हेरिडिटी क्या है? हम कैरेक्टर ट्रांसफर कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? ट्रांसफर, कैरेक्टर ट्रांसफर कर रहे हैं। यानी यहाँ पे ट्रांसफर हो रहा है किसका? ट्रांसफर ऑफ कैरेक्टर। ध्यान से सुनिएगा, नहीं तो नहीं समझ में आएगा। अगर कोई भी मैंगो का ट्री है, उसने क्या किया? रिप्रोडक्शन किया, उससे जो भी प्रोजनी पैदा हुए उनमें मैंगो के ही कैरेक्टर आए, तो यानी ये जो कैरेक्टर पास हो रहे हैं उसे मैं क्या कह रहा हूं? हेरिडिटी कह रहा हूं, ट्रांसफर ऑफ कैरेक्टर। क्लियर? बट अगर मैं आपसे ये कहूं कि अगर कोई एक प्लांट है, क्लियर, और ये प्लांट से प्लांट ही बन रहा है, क्लियर, अब यहाँ पे जो जेनेटिक मटेरियल का ट्रांसफर हो रहा है, किसका ट्रांसफर हो रहा है बताइए? ट्रांसफर ऑफ यहाँ पे मैं जेनेटिक मटेरियल कह रहा हूं। क्या कह रहा हूं बताइए? जेनेटिक मटेरियल। जेनेटिक मटेरियल में हमारे पास डीएनए भी हो सकता है, जीन भी हो सकता है। अगर मैं जीन का ट्रांसफर कर रहा हूं या जेनेटिक मटेरियल डीएनए का ट्रांसफर कर रहा हूं तो उसे मैं हेरिडिटी नहीं कहूंगा, इनका नाम बदल जाएगा हमारे पास क्या? इनहेरिटेंस। बहुत ही नॉर्मल लेवल पर इनहेरिटेंस और हेरिडिटी दोनों बात सेम कह देते हैं आपके बोर्ड लेवल तक। समझ रहे मेरी बात? यानी जब आप क्लास 12 में पढ़ते थे तो आपके जितने भी टीचर थे या मैं ही होता था, ठीक है, इनहेरिटेंस को और क्या कहते हैं, हेरिडिटी को लगभग मैं सेम बोल देता था, ठीक है। बट अगर नीट लेवल की बात करेंगे तो एनसीईआरटी ने जरा सा डिफरेंस बताया है कि अगर मैं ट्रांसफर कर रहा हूं किसका? कैरेक्टर का, तो वो हेरिडिटी कहलाता है, और अगर मैं ट्रांसफर कर रहा हूं क्या? जेनेटिक मटेरियल का, तो वो क्या कहलाता है? इनहेरिटेंस। इनहेरिटेंस इज द प्रोसेस, ठीक है, वर्च्यू बाय विच ट्रांसफर ऑफ द जेनेटिक मटेरियल फ्रॉम वन जनरेशन टू नेक्स्ट जनरेशन। ये हमारा क्या है? इनहेरिटेंस है, ठीक है। हेरिडिटी क्या है बताइए? ट्रांसफर ऑफ कैरेक्टर है। समझ रहे मेरी बात? दूसरा पॉइंट आता है कि हमारे पास, अगर इन्होंने दूसरा पॉइंट क्या लिया है, एनसीईआरटी की लाइन है ये, ठीक है। दूसरा पॉइंट इन्होंने क्या लिखा है कि अगर मैं ह्यूमन बींग्स की अंदर की बात करूं, ठीक है, हमने मान के चलते हैं कि ये ह्यूमन बींग्स लिया हमने, ध्यान से देखिएगा, ये हमने कोई भी ह्यूमन बींग्स लिया और इस ह्यूमन बींग से जो भी प्रोजनी पैदा हुए, क्या पैदा हुए बताइए? जो भी प्रोजनी पैदा हुए, या इसी को उन्होंने लिखा है ब्रैकेट में ऑफस्प्रिंग पैदा हुए। क्लियर? एनसीईआरटी पढ़नी जरूर नहीं, सब कुछ मैं पढ़ करके सुना रहा हूं। क्लियर? आप पढ़ भी लेंगे तो इंट्रोडक्शन पार्ट कोई दिक्कत की बात नहीं है। उन्होंने क्या लिखा? अगर मैं ह्यूमन बींग्स की बात करूंगा, जो भी प्रोजनी पैदा हुए, या हो सकते हैं कि ये प्रोजनी जो हैं ये दो हों, ए अलग बी अलग, जिसको मैं बोलता हूं सिबलिंग। क्या बोलते हैं इनको हम? जो हमारे सिबलिंग होते हैं, ये ह्यूमन बींग्स के कैरेक्टर क्या इनसे मिल रहे हैं? ठीक है, अगर ये इनसे मिल रहे हैं तभी ये क्या कहलाएगा? हेरिडिटी में कहलाएगा। अगर ह्यूमन का कैरेक्टर अगर इनसे मिल रहे हैं तभी ये हेरिडिटी कहलाएगा। ये सिबलिंग आपस में भी एक दूसरे के क्या है बताइए? कैरेक्टर इनके सिमिलर मिल रहे हैं, ठीक है। ये है जेनेटिक्स। जेनेटिक्स में क्या बोला उन्होंने कि अगर मैं ह्यूमन बींग्स की मैं बात करूं तो अगर जो हमारा बच्चा भी पैदा होगा तो हमारा ही कैरेक्टर उसके पास होगा। बोली बात सही है? और अगर हमारे दो बच्चे पैदा होते हैं, उनके आपस के भी जो कैरेक्टर होते हैं वो क्या होंगे? कॉमन होंगे, तभी तो पहचान में आ जाता है। कई बार ऐसा होता है कि आपके, मेरी कोचिंग में, ठीक है, कई सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो भाई बहन पढ़ रहे हैं, ठीक है, कोई क्लास 8 में पढ़ रहा है, क्लास 10 में, क्लास 11 में, कोई नीट में, हर जगह पढ़ रहे हैं। तो हम लोग देख करके बता देते हैं शायद ये इसकी बहन है, ठीक है, या इसका ये भाई है। और नहीं होता तो हम लोग डायरेक्ट पूछ भी लेते हैं, तुम्हारी कोई बहन पढ़ती है क्या यहाँ पे, या पढ़ती थी क्या? यानी उसके कैरेक्टर क्या हो गए बताइए? सेम हो गए, ठीक है। कई बार ऐसा भी होता है कि हमारे पास वो भाई बहन होते नहीं है, फिर भी हमें लगता है कि ये भाई बहन है, ठीक है, तो कभी हम पूछ भी लेते हैं, पापा कहीं गए थे क्या? क्लियर? समझ आ रही मेरी बात? तो यानी क्या है कि ये जो कैरेक्टर की बात कर रहे हैं हम लोग, वो जेनेटिक्स ही बता रहा है। समझ रहे हैं? कई बार ऐसा भी होता है कि पेरेंट्स कॉमन भी नहीं होते, फिर भी कैरेक्टर बहुत ज्यादा मोर और लेस सेम हो जाते हैं, ठीक है।
तो हम लोग कई बार पूछते हैं कहाँ घर पड़ता है, तो हम लिंक करने लगते हैं कि ऐसा कोई संबंध तो नहीं है, ये जेनेटिक्स है। क्लियर, जल्दी करिए। चलिए आओ चलते हैं, तुम लोगों को जंगल का सैर कराते हैं। दूसरा पॉइंट एनसीईआरटी क्या लिखी है, कह रहा है कि आप अगर ऑब्जर्व करिए अपने घर से, अगर आप किसी जंगल में जाइए, शायद एनसीईआरटी वालों को पता नहीं आप लोग जंगल में ही रहते हैं, है ना, तो उनको बताना जरूरी है। ध्यान समझते हैं, कहते हैं कि ये अगर आपका घर है कोई, ठीक है, कई सारे ये घर के बस्ती हैं, ठीक है, ये बहुत सारे बस्ती हैं, ठीक है। यहां से मैं अगर किसी एक जंगल में जा रहा हूं, ठीक है, एनसीईआरटी क्या लिखती है कि अगर मैं किसी एक को, चलो तुम लोगों को पिकनिक लेकर के चल रहे हैं, ठीक है, जंगल में सबसे पहले गेसुना गई, ठीक है, यहाँ पे गई। क्लियर। अब इसने क्या किया कि यहाँ पे कई सारे प्लांट लगे हुए हैं। क्या बोला, यहाँ पे जंगल में कई सारे प्लांट लगे हुए हैं, कई सारे प्लांट लगे हुए हैं, और कई सारे जानवर भी हैं, कई सारे यहाँ पे जानवर भी हैं, ठीक है, कई सारे जानवर है। एक नया जानवर यहाँ पे गया। क्लियर। अब सुन दे ध्यान से, हाँ भाई, ह्यूमन बींग्स तो जानवर है ना। तो यानी क्या है कि अगर यहाँ से कोई गया, एनसीईआरटी क्या लिखती है, कहता है कि अगर मुझे ये वाले प्लांट मुझे बहुत अच्छे लगे, पसंद आए, तो मैं क्या इनको उठा करके यहाँ लेकर के आऊं? अरे बोलिए। तो इस प्लांट को अगर यहाँ तक लेकर के आ रहे हैं तो आप गधे हैं, एनसीईआरटी कहती है, ठीक है। इस प्लांट को न ला करके इनके सीड लेकर के आइए। क्या लेकर के आइए? सीड लेकर के आइए। यही तो मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। एनसीईआरटी क्या लिखती है कि अगर आप विजिट करने जाते हैं फॉरेस्ट में, एक एरिया में, और वहां से अगर कोई भी प्लांट अगर पसंद आ गया तो वो प्लांट लेकर के ना आइए। क्यों? क्योंकि ये जो प्लांट आपको बताई जा रही है उसके वहां पे वाइल्ड कैरेक्टर पाए जाएंगे। कैसे कैरेक्टर पाए जाएंगे? इस प्लांट के पास, ठीक है, हैज कैसे कैरेक्टर बताइए, हमारे पास वाइल्ड कैरेक्टर पाए जाते हैं। अब कहोगे, लोगों को लगता है कि सर वाइल्ड का मतलब तो बहुत ही खराब वर्ड है, ठीक है। वाइल्ड का मतलब ये होता है कि प्योर कैरेक्टर। क्या बोला? वाइल्ड कैरेक्टर का मतलब क्या समझेंगे? प्योर कैरेक्टर होता है। क्लियर। तो यानी यहाँ पे इनके पास कैसे कैरेक्टर पाए जाएंगे? प्योर कैरेक्टर पाए जाएंगे। प्योर कैरेक्टर को अगर हम यहाँ पे लेकर के आ रहे हैं तो वाइल्ड कैरेक्टर यहाँ पे रह जाएंगे क्या? नहीं। इसीलिए हम क्या करते हैं कि इवोल्यूशन के दौरान जब स्पेसिएशन करते हैं तो हम सीड को लेकर के लाना पसंद करेंगे किसी भी चीज की स्टडी करने के लिए। तो एनसीईआरटी क्या कह रही है कि अगर आप कहीं जंगल में जाएंगे तो वहां से अगर कोई भी प्लांट पसंद आता है तो प्लांट लेकर के मत आइए, सीड लेकर के आइए। क्यों? प्लांट उठा करके लेके आ जाओगे, बहुत बड़ा प्लांट है तो आम का पौधा बहुत अच्छा लगा, चलो उठा करके लेकर चलते हैं, ऐसा होगा क्या? नहीं। अगर मैं इस प्लांट का सीड लेकर के आया तो इस सीड से तो हम कई सारे प्लांट अपने घर के आसपास लगा ही सकते हैं ना। अरे बोलिए। यही है एनसीईआरटी दूसरा पॉइंट ये कह रहा है। क्लियर। कह रहा है कि अगर आप किसी भी फॉरेस्ट में विजिट करने जाते हैं और अगर आपको कोई भी प्लांट अगर पसंद आता है तो वो प्लांट लेकर के मत आइए। क्यों? क्योंकि क्या है, प्लांट लेकर के आएंगे तो उनके साथ उनके वाइल्ड कैरेक्टर आएंगे। अब यहाँ पे इनके प्लांट तो नहीं रह जाएंगे, इसलिए हम क्या कहते हैं, प्रीफर करेंगे कि इस प्लांट के सीड लेकर के आएंगे। क्यों? क्योंकि जो कैरेक्टर इनके प्लांट के अंदर है सेम वही कैरेक्टर किसके अंदर होगा? सीड के अंदर होगा। और सीड जब जर्मिनेट करेगा, जो भी प्लांट बनाएगा वो इसी कैरेक्टर का ही तो बनाएगा। दिस इज द जेनेटिक्स। समझ आ रही बात? बनाओगे क्या? नहीं, मजा नहीं आ रहा ना, रहने देते हैं। थोड़ा पॉइंट ये लिख लीजिएगा बस, जंगल वाले में इस प्लांट के पास वाइल्ड कैरेक्टर है, ठीक है। सुन दे से जेनेटिक्स कितने लोगों को स्टडी कर रही है बताइए? कितने लोगों की स्टडी कर रही है? पहला क्या है? इनहेरिटेंस है। दूसरा क्या है हमारे पास? हेरिडिटी भी है। बोलिए। थर्ड क्या है हमारे पास? वेरिएशन है। इस चैप्टर में बेसिकली हमें हेरिडिटी पढ़नी है या इनहेरिटेंस पढ़ना है? प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस पढ़ना है और क्या पढ़ना है? वेरिएशन पढ़ना है। बोलिए बात सही है? अगर हम आपसे बात करें कि इनहेरिटेंस क्या होता है तो क्या बताएंगे? बताइए। द प्रोसेस बाय विच क्या ट्रांसफर हो रहा है, कैरेक्टर या जेनेटिक मटेरियल?
जेनेटिक मटेरियल, ट्रांसफर ऑफ जेनेटिक मटेरियल, जेनेटिक मटेरियल हमारे पास क्या होगा, जीन या फिर क्या होगा, डीएनए हम कह सकते हैं, ठीक है। फ्रॉम वन जनरेशन टू नेक्स्ट जनरेशन, एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में क्या ट्रांसफर हो रहा है बताइए, जेनेटिक मटेरियल ट्रांसफर हो रहा है, जेनेटिक मटेरियल ट्रांसफर हो रहा है, ठीक है। चलिए हेरिडिटी में क्या हो रहा है बताइए, ट्रांसफर ऑफ कैरेक्टर हो रहा है, फ्रॉम वन जनरेशन टू नेक्स्ट जनरेशन, एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में क्या ट्रांसफर हो रहा है। अब बताइए हमारे पास क्या जितने भी हमारे सिबलिंग होते हैं सबके कैरेक्टर 100% सेम होते हैं हमारे, नहीं, यानी किसी न किसी वजह से हमारे पास कैरेक्टर क्या हो जाते हैं, डिफर कर जाते हैं, ठीक है। 100% तो सिमिलरिटीज नहीं आती ना, तो यानी हमारे पास जो सिमिलरिटीज जिसकी वजह से नहीं आती उसी को हम क्या बोल रहे हैं, वेरिएशन, ठीक है। तो वेरिएशन क्या है हमारे पास, वेरिएशन एक तरीके की डिग्री है, वेरिएशन क्या है, डिग्री है, जिसकी वजह से virtue by which progeny are differ from their parent, क्लियर। चलिए कोई हमें बताएगा क्या इस वेरिएशन का कॉज क्या है, कॉज ऑफ वेरिएशन, वेरिएशन का मेन कारण, वेरिएशन का मेन कारण यही बोल रहे हो तुम लोग, सही बोल रहे हो, ठीक है, हो गया। इससे पहले मैं जेनेटिक स्टार्ट करूं, फादर ऑफ जेनेटिक्स के बारे में कुछ हमें पढ़ लेना है ना, हेडिंग डालते हैं हमारे पास ऐसे ही समरी टाइप का, ग्रेगर जॉन मेंडल के बारे में, ठीक है। चलिए लिख लिया था आप लोगों ने, चलिए जल्दी जल्दी इनके पॉइंट आपको समझने हैं, ठीक है। ग्रेगर जॉन मेंडल क्या थे बताइए, फादर ऑफ जेनेटिक्स थे। इनका जो जन्म हुआ था 1822 में हुआ था और बेचारे मर गए थे 1884 में, ठीक है। यानी इनका जो जन्म हुआ था कहाँ पे हुआ था बताइए, ब्रूनो विलेज में हुआ था। कहाँ पे हुआ था, ब्रूनो विलेज। और ब्रूनो विलेज कहाँ पे पड़ता है, ऑस्ट्रिया में, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया नहीं लिखना है, ठीक है, ऑस्ट्रिया लिखना है। और जब ये इनका जन्म हुआ था ये कहाँ पे ऑस्ट्रिया था, चेक रिपब्लिक में था। कहाँ पे था, उस जगह का नाम क्या था, चेक रिपब्लिक था, ठीक है। दूसरा पॉइंट हमें ये याद रखना है कि जन्म हो गया कहाँ पे बताइए, कब हुआ था बताइए, 1822 में हुआ था, क्लियर। दूसरा पॉइंट इनके बारे में लिखना है हमारे पास, फादर ऑफ जेनेटिक्स के बारे में, यानी मेंडल के बारे में, क्लियर। मेंडल जो थे हमारे पास उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था किस पे, पी प्लांट पे। किस पे किया था, गार्डन पी पे किया था। तो यहाँ पे लिखेंगे हमारे पास एक्सपेरिमेंट ऑन, कहाँ पे बताइए, गार्डन पी। और गार्डन पी का नाम क्या है बताइए, पाइसम सटाइवम, पाइसम सटाइवम, गार्डन पी,
ठीक है। इनका इंटरेस्ट किसमें था? ये प्लांट ब्रीडर थे। क्या थे बताइए? इनको ब्रीडिंग कराने में मजा आता था। ठीक है, तो यानी हमारे पास क्या थे? इंटरेस्टेड इन हाइब्रिडाइजेशन। किसमें इंटरेस्ट था इनका? हाइब्रिडाइजेशन में। एक्चुअल में ये प्लांट ब्रीडर थे। ये क्या थे? प्लांट ब्रीडर थे। प्लांट की ब्रीडिंग कराते थे। क्या कराते थे? प्लांट की ब्रीडिंग कराते थे। सेकेंड पॉइंट हम आपको समझाना चाह रहे हैं कि ये मेंडल जो थे, प्लांट की ब्रीडिंग कराने के दौरान क्लियर कई सारे कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर को चूज किए थे। उससे पहले हम इनके कुछ बातें बताना चाह रहे हैं। क्लियर, इन्होंने ग्रेजुएशन स्टैटिक ऑनर से किया था। एक्चुअल में ये मैथमेटिक्स के स्टूडेंट थे और बहुत ही अच्छे स्टूडेंट थे। ठीक है, इन्होंने क्या किया था बताइए? ग्रेजुएशन, यानी बहुत ही अच्छे मैथमेटिक्स के स्कॉलर थे। पहली बार इन्होंने बायोलॉजी में क्या किया था? मैथमेटिक्स का यूज किया था। पहले ये एक साइंटिस्ट थे। ठीक है, यानी हमारे पास क्या था? ये फर्स्ट बायोमेट्रिक्स स्कॉलर थे। ठीक है, यानी बायोमेट्रिक्स किसे कहते हैं? यूज ऑफ मैथमेटिक्स इन किसमें? बायोलॉजी में। ठीक है, दूसरा पॉइंट ये भी बात याद रखना है कि ये एक ऐसे साइंटिस्ट थे जिन्होंने बायोलॉजिकल प्रॉब्लम को, ठीक है, मैथमेटिकल्स और हमारे पास मेथोडोलॉजी से क्या किया था? सॉल्व किया था। ठीक है, इन्होंने क्या बोला? फर्स्ट टाइम बायोलॉजिकल प्रॉब्लम सॉल्व्ड बाय Mendel with the help of उन्होंने कुछ डाटा एनालिसिस किया और मैथमेटिक्स का यूज किया और बायोलॉजिकल प्रॉब्लम को सॉल्व किया। हो गया। दूसरा पॉइंट, मेंडल जो थे वो लार्ज स्केल में क्या किया था? सैंपल को कलेक्ट किया और उसको एनालाइज किया और एनालाइज करने के बाद डाटा बनाया। ठीक है, हमने क्या किया? ही कलेक्टेड samples on लार्ज स्केल। ठीक है, फिर इन्होंने क्या किया? एनालाइज किया एंड डाटा बनाया। जल्दी करिए, ये सब एनसीईआरटी के पॉइंट याद रखने हैं। ये स्टेटमेंट पे बेस पे क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, जैसे कई सारे इन्होंने क्या किया? कैरेक्टर को लिया और उसको हमने सैंपल किया और एनालाइज किया और डाटा को स्टोर किया इन्होंने। ठीक है, फिर उसके बाद उन्होंने अपना एक्सपेरिमेंट स्टार्ट किया। तुम्हें लगता है कि जेनेटिक्स बहुत आसान है? ठीक है, अगर मेंडल के परिश्रम को अगर ध्यान से देखोगे ना, रूह कांप जाएंगी। इतना ज्यादा ये कलेक्ट किए थे सैंपल, हजारों सैंपल कलेक्ट किए थे। आप एक सैंपल भी कलेक्ट कर करके एक्सपेरिमेंट नहीं कर पाओगे। उनके डेडिकेशन को अभी आपको समझाएंगे कैसे। जब हम आपको प्योर लाइन कैरेक्टर समझाएंगे तब आपको लगेगा वाकई में ये बहुत पागल थे, बहुत पागल। ठीक है, दिखाते हैं किस तरीके का पागलपन था इनका। चलिए आगे देखते हैं। अब सुन दे ध्यान से। एक्सपेरिमेंट ऑन किस पे बताइए? पी प्लांट पे। ठीक है, और इनका जो एक्सपेरिमेंट पीरियड था, ठीक है, ध्यान समझिएगा, इनका जो एक्सपेरिमेंटल पीरियड था
एक्सपेरिमेंटल पीरियड जो था वो कहाँ से कहाँ, 1856 से लेकर के 1863 तक, 1856 से लेकर के 1863 तक कितने साल लग गए? 7 ईयर। सोचिए, जब तक आप मेडिकल की तैयारी कर रहे हैं और मेडिकल कॉलेज में जा रहे हैं तब तक ये एक्सपेरिमेंट ही कर रहे हैं बेचारे, और किसी एक ही पर, ठीक है, सिर्फ और सिर्फ पी प्लांट पर इतना ज्यादा 7 ईयर एक्सपेरिमेंट कर डाला इन्होंने, ठीक है। दूसरा पॉइंट समझेंगे, इन्होंने जो एक्सपेरिमेंट में यूज किया, एक्सपेरिमेंट बाय दो चीजें, इन्होंने क्रॉस पॉलिनेशन कराया। क्या कराया बताइए? क्रॉस पॉलिनेशन, या इसी को आर्टिफिशियल पॉलिनेशन कहते हैं, या इसी को हम क्या बोलते हैं? आर्टिफिशियल पॉलिनेशन कहते हैं। इन्होंने सेल्फ पॉलिनेशन भी कराया। अगर दो चीजें बताई जाए, प्लांट ने क्या चूज किया, क्रॉस पॉलिनेशन या फिर सेल्फ पॉलिनेशन, तो क्या बताएंगे? क्रॉस पॉलिनेशन। प्लांट तो मेरा सेल्फ पॉलिनेटेड तो है ही है, ठीक है, बाइसेक्सुअल फ्लावर है, ठीक है। इन्होंने क्या चूज किया? क्रॉस पॉलिनेशन कराया, ठीक है। इनका इंटरेस्ट आर्टिफिशियल में था, ठीक है। इधर देखिएगा, इन्होंने क्रॉस पॉलिनेशन क्या कराया? चूज कराया, क्लियर। अब एक्सपेरिमेंट जब दिया, ठीक है, एक्सपेरिमेंट किस पे किया इन्होंने? आर्टिफिशियल पॉलिनेशन। आर्टिफिशियल पॉलिनेशन क्या है हम आपको समझा रहे हैं, ध्यान से देखिएगा। तो हेडिंग डालते हैं हमारे पास आर्टिफिशियल पॉलिनेशन, हेडिंग डालिए हमारे पास आर्टिफिशियल पॉलिनेशन। इन्होंने क्या किया? आर्टिफिशियल पॉलिनेशन क्यों कराया? टू फाइंड ट्रू ब्रीडिंग लाइन। ये बात याद रखनी है, ट्रू ब्रीडिंग लाइन पाने के लिए हम कौन सा चूज करेंगे? पॉलिनेशन। ये चीजें अब हमें ध्यान से सुनना है, कॉपी किताब बंद करके सुनेंगे, ठीक है। ट्रू ब्रीडिंग लाइन क्या है हम आपको समझाना चाह रहे हैं, क्लियर। इधर देखिए, इन्होंने क्या किया? एक प्लांट लिया, मान चलते ये कोई एक प्लांट है, क्लियर। इन्होंने 10 प्लांट इनसे निकाले, 10 सीड निकाले। क्या निकाला इन्होंने? 10 सीड निकाले, क्लियर। 10 सीड निकालने के बाद इन्होंने इनको क्या किया? जर्मिनेट कराया। क्या कराया? जर्मिनेट कराया। जर्मिनेट कराने के बाद अगर सभी के सभी जो आपको सीड नजर आ रहे हैं, ठीक है, सभी के सभी सीड आपको टॉल नजर आ रहे हैं। क्या बोला? ऑल जो टॉल ट्री आपको नजर आएंगे, क्लियर, सभी के सभी। दिस इज ए प्योर लाइन ब्रीडिंग, ठीक है। अगर इनमें से एक भी कैरेक्टर या एक भी प्लांट अगर डॉर्फ का निकल आए तो समझ जाइए वो ट्रू ब्रीडिंग नहीं है। और इन्होंने ऐसा 7 कैरेक्टर का कराया। सोचिए, उन्होंने क्या किया? अलग अलग प्लांट लिया और अलग अलग प्लांट लेने के बाद हर जगह का प्लांट, ठीक है, और हर एक प्लांट में हर एक कैरेक्टर का कराया। हम मान चलते हैं कि उन्होंने एक कैरेक्टर, हमने एग्जांपल में ले लिया कि उन्होंने एक कैरेक्टर यूज किया, ठीक है, और वो कैरेक्टर कैसा है बताइए? हाइट है। वो कैरेक्टर क्या है? हाइट। उन्होंने क्या किया? एक प्लांट लिया और उस प्लांट में एक कैरेक्टर लिया, हाइट का कैरेक्टर, ठीक है, और उस हाइट कैरेक्टर को ध्यान में रखते हुए उस प्लांट से सीड निकाला, और सीड निकालने के बाद उन्होंने जब जर्मिनेट कराया, सभी के सभी सीड कैसे प्लांट प्रोड्यूस किए? टॉल अगर प्रोड्यूस कर रहे हैं, दिस प्लांट इज ट्रू ब्रीडिंग लाइन। ऐसे प्लांट को क्या कहेंगे? अगर यही हमारे पास एक प्लांट लिया, ध्यान से देखिए, अगर यही एक प्लांट लिया और इस प्लांट को हमने क्या किया कि यहां से इन्होंने 10 सीड निकाले, ठीक है, और 10 सीड को जर्मिनेट कराया। क्या कराया इन्होंने? जर्मिनेट कराया, और जर्मिनेट कराने के बाद
सभी ट्रीज जो दिखाई दे रही हैं, ऑल ट्रीज, ठीक है, जो सभी ट्रीज नजर आ रही हैं वो डॉर्फ नजर आ रही हैं। कैसे नजर आने लगे? डॉर्फ नजर आने लगे। तो क्या कहलाएंगी? तो क्या कहलाएंगी? ये भी कैसे कहलाएंगे? प्योर लाइन कहलाएंगे। क्यों? सभी के सभी सीड क्या हो गए? डॉर्फ। अगर कोई एक डोमिनेंट निकलता तो क्या प्योर लाइन कहलाता? नहीं कहलाता। यही समझाने की कोशिश मैं कर रहा हूं, ठीक है। यानी ये भी हमारा क्या है बताइए? प्योर लाइन है, ठीक है, और ये भी हमारा क्या है बताइए? प्योर लाइन है। अब सोचिए, इन्होंने 7 ऐसे कैरेक्टर लिए और 7 कैरेक्टर में प्योर लाइन कितने मिलेंगे? 14, एक डोमिनेंट के और एक रिसेसिव के। यानी प्योर लाइन ये क्या है? डोमिनेंट वाले हैं, ठीक है, और ये प्योर लाइन कैसे हैं? रिसेसिव वाले हैं। समझ रहे मेरी बात? ये भी प्योर लाइन कहलाएगी, ये भी प्योर लाइन कहलाएगी। चलिए हमें ये बताइए आंसर। क्वेश्चन में आपसे पूछ लिया जा सकता है, ये कोई प्लांट है, इनमें से 10 सीड लिया हमने, इनमें से जर्मिनेट कराया। अगर 8 सीड आपको डोमिनेंट नजर आ रहे हैं, 8 सीड टॉल नजर आए, तो क्या ये प्योर लाइन कहलाएगी? नहीं, दिस इज नॉट प्योर लाइन। ये प्योर लाइन कैरेक्टर नहीं है, ये प्योर लाइन ब्रीडिंग नहीं है। समझ आई बात? प्योर लाइन किसे कहेंगे? प्योर लाइन कैसे कहेंगे? अगर पूरा का पूरा अगर 100% क्या कर रहा है बताइए? कैरेक्टर दे रहा है, चाहे वो डोमिनेंट का हो चाहे वो रेसेसिव का है, तभी हम प्योर लाइन बोलेंगे, अन्यथा प्योर लाइन कैरेक्टर नहीं बोलेंगे। समझ आई बात? अब समझ सकते कितना प्लांट लिया था और कितना एक्सपेरिमेंट कराया था, इसीलिए 7 साल लग गए इनको। समझ आई बात? चलिए सुनते ध्यान से। हमारे पास नेक्स्ट क्या था? एक्सपेरिमेंट करा रहे थे ना, ट्रू ब्रीडिंग करा लिया। अब सुनते ध्यान से, इन्होंने क्या किया? पहली बार, ठीक है, फर्स्ट टाइम प्रपोज किया, ठीक है, लॉ ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। इन्होंने पहली बार क्या अप्रोच किया बताइए? क्या प्रपोज किया? लॉ ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। फिर वही निराशा हाथ लगी, प्रपोज तो किए बट रिजेक्ट हो गए। क्लियर? अब सुनते ध्यान से, मेंडल्स की कुछ कहानी हम सुन लेते हैं, ठीक है। कहानी सुनते हैं, पहले सच्चाई उनकी बता दे, फिर एनसीईआरटी ने क्या लिखा है वो मैं लिखवा दूंगा, ठीक है। सुनते ध्यान से। मेंडल्स का जन्म कब हुआ था? 1822 में हुआ था। कहाँ पे हुआ था? ब्रूनो विलेज में हुआ था। कहाँ पे है इस समय? ऑस्ट्रिया में प्रेजेंट है, चेक रिपब्लिक का पहले पार्ट था, ठीक है। दूसरा पॉइंट हमने ये कहा था कि इनके एक्सपेरिमेंट का जो एक्सपेरिमेंटल पीरियड था वो कब से कब था बताइए? 1856 से लेकर के 1863 तक था, ठीक है। फिर दूसरा पॉइंट हमें यह भी बात याद रखना है कि उन्होंने ट्रू ब्रीडिंग कैरेक्टर भी लिए थे। ट्रू ब्रीडिंग कैरेक्टर का मतलब क्या बोला? कि अगर कोई भी एक प्लांट है, उनसे मैं कोई एक कैरेक्टर को सेलेक्ट करता हूं, उनसे निकलने वाले जितने भी प्रोजेनी होंगे वो कैरेक्टर अगर 100% अगर आ रहे हैं तो वो क्या कहलाएगा? ट्रू ब्रीडिंग कहलाएगा। अगर एक भी कैरेक्टर अगर डिफर कर जाता है तो ये प्योर लाइन कैरेक्टर नहीं कहलाएगा। बोली बात सही है? मेंडल्स के सेलेक्ट पी प्लांट करने के पीछे रीजन भी यही था, इन्होंने क्या किया था? प्योर लाइन कैरेक्टर लिया था। क्या चूज किया था बताइए? प्योर लाइन कैरेक्टर चूज किया था। शायद यही हमारे पास एक मेन वजह भी बनेगी। क्लियर? पी प्लांट क्यों चूज किया। दूसरा पॉइंट हमें यह भी बात याद रखना है कि जब ये एक्सपेरिमेंट कर रहे थे तो एक्सपेरिमेंट इनका कब खत्म हुआ? 1863 में हुआ था, ठीक है। ये रिसर्च कर रहे थे और रिसर्च करने के बाद, ठीक है, इनको क्या बताया गया? एक स्कूल में इन्विटेशन कार्ड मिली। दूसरा पॉइंट हमेशा ये बात याद रखनी है कि लॉ ऑफ हाइब्रिडाइजेशन इन्होंने क्या किया था? प्रपोज किया था। क्लियर? अब जब एक्सपेरिमेंट किया इन्होंने तो एक्सपेरिमेंट करने के बाद इनको इन्विटेशन कार्ड मिली और उस स्कूल का नाम था NHS स्कूल। क्या नाम था? इनके ही कॉलेज, इन्हीं के गांव का ही स्कूल था, ठीक है। इनको इन्विटेशन कार्ड मिली, इनको बुलाया गया कि चलिए आप कुछ एक्सपीरियंस शेयर करिए। ये जाकर के एक्सपेरिमेंट अपना शेयर कर रहे हैं। एक्सपीरियंस की जगह पे आप अपना एक्सपेरिमेंट बता रहे हैं कि मैंने एक पी प्लांट चूज किया, पी प्लांट चूज करने के बाद हमारे पास 9:3:3 1 रेशियो आ रहा है, 1:2:1 रेशियो आ रहा है। क्या आपको समझ में आ रहा है? नहीं आ रहा है, ठीक है। सेम यही चीज हमारे उन स्टूडेंट को भी नहीं समझ में आया, ठीक है, क्या बोल रहा है। तो वो बेचारे क्या किए, जितने भी समोसा खा रहे थे, सॉस खा रहे थे, इनके ऊपर मारने लगे, ठीक है, इनको भगा दिया गया। क्लियर?
इनकी बात किसी ने सुनी नहीं, ठीक है। दूसरा पॉइंट है, जब यहाँ पे एनुअल फंक्शन खत्म होता है तो अगले साल, ठीक है, नेक्स्ट ईयर के लिए जब भी प्रोस्पेक्टर छपते हैं तो पूरा का पूरा अचीवमेंट में लिखा जाता है ना, तो नेक्स्ट ईयर क्या होता है, उनका एक कार्ड छपता है, ठीक है, या प्रोस्पेक्टर के टाइप के कह सकते हैं। तो यही चीज इनके पास छपी क्या, यहाँ पे प्रिंटेड जब हुई तो यहाँ पे एक नाम आया हेडिंग का नाम था हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट। क्या आया, हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट के नाम से एक आर्टिकल छपी और वो आर्टिकल बहुत ही छोटा सा छपा, ठीक है। आप बताइए स्कूल का प्रोस्पेक्टर किसके पास पहुंचेगा, ज्यादा से ज्यादा बच्चों के पास पहुंचेगा, ज्यादा से ज्यादा पेरेंट्स के पास पहुंचेगा। जो भी उनका एक्सपेरिमेंट था क्या कोई देख पाएगा सही से, यानी बहुत कम ही लोग देख पाए थे, ठीक है। तो एनसीईआरटी क्या लिखी है, इनकी तारीफ की है। क्या किया इन्होंने, तारीफ, कहा कि इन्होंने इतना अच्छा एक्सपेरिमेंट किया, इसके बावजूद भी इनके एक्सपेरिमेंट को अनसीन किया गया 1900 तक। कब तक, यानी इनका जो एक्सपेरिमेंट था प्रपोज किया, और यह प्रपोज कब हुआ, 1865 में। कब हुआ बताइए, 1865 में हुआ, और 1865 में जब प्रपोज किए तो हमारे पास 1900 तक, ठीक है, हमने क्या बोला, टिल 1900 तक अनसीन बाई मेनी साइंटिस्ट, किसी ने देखा नहीं, क्लियर, कई सारे साइंटिस्टों ने देखा नहीं। एनसीईआरटी ने क्या लिखा है, ड्यू टू द लैक ऑफ, कह सकते हैं हमारे पास सोशल मीडिया, ठीक है, ये सारी चीजें बताई थी, न्यूज़पेपर और हमारे पास सोशल मीडिया हैंडल, ये सारी चीजें। यहाँ पे क्या हुआ, एनसीईआरटी ने क्या लिख दिया कि बहुत सारे क्या थे कि सोशल अप्रोचेस थे जो वहां सभी तक पहुंच नहीं पाए इनके एक्सपेरिमेंट को, ठीक है, और जब सभी तक नहीं पहुंच पाई तो यहाँ पर इनको अनसीन कर दिया गया, ठीक है। अब सोचिए, किसी ने देखा नहीं, 1822 में पैदा हुए, 1856 से स्टार्ट किया, 1863 में इन्होंने क्या किया, एक्सपेरिमेंट खत्म किया, 1865 में इन्होंने क्या किया, प्रपोज किया, आर्टिकल जो छपी, आर्टिकल जो आई वो कब आई, 1866 में आई, क्लियर, और देखा कब तक नहीं गया बताइए, 1900 तक। बीच में बेचारे ये मर भी गए, समझ रहे बात, एक तो कोई देख नहीं रहा है, इसके चक्कर में ये बेचारे 1884 में मर भी गए, मरने के बावजूद भी इनके एक्सपेरिमेंट को कोई नहीं देख रहा है, सोचिए, क्लियर। यानी जब कोई भी मर जाता है या चला जाता है तो उसकी अच्छी बातों को हम लोग याद रखते हैं ना, तो ये सारी बातें हुई, मरने के बावजूद भी इनके एक्सपेरिमेंट को कोई देखा नहीं। इनकी भी मौत बहुत अजीब तरीके से थी, ठीक है। एक्चुअली इनको सांस की प्रॉब्लम थी, अस्थमा की प्रॉब्लम थी, ठीक है। अस्थमा की प्रॉब्लम होने की वजह से इनमें ब्रीदिंग रेट इनका बहुत ज्यादा लो हो गया, क्लियर, जिससे अटैक पड़ गया, ठीक है, यानी यहाँ पे इनको मायोकार्डियल इंफ्रेक्शन हो गया, इनसफिशिएंट अमाउंट में ऑक्सीजन मिलने की वजह से धड़कनें रुक जाती हैं, ठीक है। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट में किडनी फेल आया, क्या आया, आप बताइए इनकी मौत की वजह क्या बताएंगे आप, इनकी मौत की वजह क्या बताएंगे, किडनी फेल, समझ आ रही बात, किडनी फेल एनसीईआरटी ने मतलब एक जगह लिखा हुआ है, ठीक है, वो मैं आपको बता दूंगा, रीजन इनका साफ साफ लिखा हुआ है कि किडनी फेल होने की वजह से इनकी मौत हुई थी, क्लियर। दूसरा पॉइंट, इनकी मौत जो हुई थी वो आज तक किसी को नहीं पता चल पाया, क्यों, क्योंकि खाना खाने के बाद ये सोने गए, डिनर करने के बाद सोए के सोए रह गए, ठीक है, यानी किसी के सामने नहीं मरे थे, ठीक है, कि अचानक मर गए, सोए और सोए के सोए रह गए, सुबह उठे तो उनकी लाश मिली थी, क्लियर, और वो भी बिस्तर पे डायरेक्ट, ऐसा नहीं कि तड़प तड़प करके मर रहे थे, ऐसा भी नहीं कुछ था, ठीक है, आराम से सोए रहे हैं, ऐसा लोगों को लग रहा है कि सो रहे हैं, आराम से सोए सोए चले गए, क्लियर। तो यानी यहाँ पे हमारे पास क्या है, एक्सपेरिमेंट आती है, तो जल्दी जल्दी पॉइंट लिख लेते हैं ना। ही रिसर्च ऑन पी प्लांट, जल्दी करिएगा, ही रिसर्च ऑन किस पे बताइए, पी प्लांट एंड एनसीईआरटी, या फिर आपके आर्टिकल क्या लिखते हैं मालूम है, देखिए इनकी तारीफ कर रहे हैं, एंड सेलेक्टेड फॉर अ सेमिनार
किसके लिए सेलेक्ट हुए? सेमिनार। 5 लोगों का ग्रुप को सेमिनार नहीं कहते। समझ आ रही बात? यानी स्कूल था उनका, बहुत छोटा स्कूल था, गांव का स्कूल था, बहुत बड़े बड़े लोग नहीं आए थे, ठीक है, एनुअल फंक्शन था। जबकि एनसीईआरटी इनको क्या लिख रही है? सेमिनार था, ठीक है। बहुत तारीफ कर रही है, तारीफों के पुल बांध रही है। सच्चाई तुम लोगों को इसलिए पहले बता दिया, ठीक है। सेलेक्टेड फॉर अ सेमिनार and tells about hybridization experiment. Work published, इनका वर्क पब्लिश कब होगा बताइए? 1866, ठीक है। बताया कब था इन्होंने बताइए? 65 में, ठीक है। पब्लिश कब हुई? नेक्स्ट ईयर ही तो होगी, ठीक है, 1866। अंडर दी हेडिंग ऑफ, इनकी हेडलाइन क्या थी? अंडर दी हेडलाइन ऑफ हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट। हो गया। चलिए दूसरा पॉइंट लिखेंगे हमारे पास। सेकंड पॉइंट क्या समझेंगे? इनके जो वर्क थे कब तक अनसीन किया गया बताइए? तो लिखेंगे देयर वर्क अनसीन, unseen by many scientists till 1900, ठीक है। क्लियर? समझ आई बात? चलिए दूसरा पॉइंट समझेंगे हमारे पास। इन 1901 में, ठीक है, मेंडल की रीडिस्कवरी हुई। रीडिस्कवरी ऑफ मेंडल्स एक्सपेरिमेंट। रीडिस्कवरी ऑफ मेंडल्स एक्सपेरिमेंट। रीडिस्कवरी ऑफ मेंडल्स एक्सपेरिमेंट बाई ठीक है, सुनते ध्यान से। 3 साइंटिस्ट, 3 साइंटिस्ट है, ठीक है। पहले साइंटिस्ट का हमारे पास नाम है कार्ल कोरेंस। दूसरे साइंटिस्ट का नाम है ह्यूगो डीरीज। तीसरे साइंटिस्ट का नाम है वॉन सेरमैक। चलिए दूसरा पॉइंट समझेंगे। 1901 में मेंडल्स का लॉ दिया गया, ठीक है। मेंडल्स का लॉ किसने दिया था बताइए? मेंडल का लॉ किसने दिया था? मेंडल ने। जब मौत ही इनकी 1884 में हो गई है तो क्या आत्मा देने आएगी? नहीं ना, ठीक है। गिवन बाय, अगर मेंडल्स का लॉ मेंडल देने आ गए तो सुन नहीं पाओगे आप लोग। इसे आगे कंटिन्यू कर ले रहे हैं, ठीक है। एंड कार्ल कोरेंस awarded by Nobel Prize
इन 1905, ठीक है, एंड शेयर विद मेंडल एंड ह्यूगो डीरीज। आप कहोगे सर मेंडल तो आएंगे नहीं लेने नोबेल प्राइज, है ना, मरे हुए को भी दिया जाता है, ठीक है, उनकी फैमिली को दिया जाएगा, ठीक है। अच्छा, इनमें से किस साइंटिस्ट को नहीं मिल पाया? इस बेचारे को नहीं मिल पाया ना, क्लियर, इनका एफर्ट थोड़ा कम था, समझ आ रही बात है? आप किसी भी जगह अगर यूनाइट होकर के वर्क कर रहे हैं तो यूनाइट होकर के अगर वर्क करेंगे तो एफर्ट भी देखा जाता है कि आपका सबसे ज्यादा एफर्ट है कि नहीं है, क्लियर, तो एफर्ट मायने रखता है। आगे बढ़ जाए, चलिए सुन दे ध्यान से, नेक्स्ट पॉइंट। एक्सपेरिमेंट हो गया है, रीडिस्कवरी भी हो गई है, अब सुनते ध्यान से कुछ बातें और। मेंडल का जो एक्सपेरिमेंट था, जो मेंडल्स ने एक्सपेरिमेंट किया था, ठीक है, वो किस पे किया था? पी प्लांट पे। जब वो पी प्लांट पे एक्सपेरिमेंट करने के बाद गए अपने गुरु के पास, ठीक है, उनके गुरु का नाम था नगेली। क्या नाम था? हाँ, नगेली नाम था, फादर ऑफ प्लांट एनाटॉमी, ठीक है। अगर प्लांट एनाटॉमी के फादर की बात की जाएगी, टिश्यू टर्म किसने दिया था? तो नगेली ने दिया था, क्लियर। तो नगेली इनके गुरु थे। ये गुरु के पास गए और उन्होंने कहा कि हमने ये एक्सपेरिमेंट किया, ये रिजल्ट आ रहा है, आप देखिए कोई गलती तो नहीं है। तो उन्होंने कहा कि जो आपने एक्सपेरिमेंट किया है, मैं एक प्लांट दे रहा हूं, उस पे करके दिखाओ तब जाने। तो उन्होंने एक प्लांट सजेस्ट किया, हिरार्सियम प्लांट। क्या नाम दिया? हिरार्सियम प्लांट। उन्होंने कहा कि हिरार्सियम प्लांट पे करके दिखाइए, उसको हम नॉर्मल भाषा में डकवीड बोलते हैं, ठीक है, एक तरीका का वीड होता है। तो हिरार्सियम प्लांट पे एक्सपेरिमेंट करने के लिए बोला उन्होंने, वो रिजल्ट नहीं मिला जो एक्सपेरिमेंट में मिला था इनको, क्लियर। सब कुछ मिले लेकिन ऐसा गुरु ना मिले ना। तो यानी उन्होंने कहा कि ये अगर एक्सपेरिमेंट अगर आपका सही है तो इस पे करके दिखाइए, तो उन्होंने लेकर क्या है, वो रिजल्ट नहीं मिला। फेल होने के पीछे रीजन भी यही था मेंडल के, ठीक है। तो मेंडल्स के गुरु ने कहा कि ये बकवास रिजल्ट है, ये सब चीजें ना करो, ठीक है। तो ये सारी चीजें उन्होंने एक्सपेरिमेंट को फेल कर दिया। तो यहाँ पे क्या बोला हमने कि नगेली suggested that ठीक है, इन्होंने नगेली ने क्या किया, सजेस्ट कराया, क्या कराया, फॉर एक्सपेरिमेंट ऑन, किस पे बताइए, एक्सपेरिमेंट ऑन हिरार्सियम प्लांट, जिसको हम डकवीड बोलते हैं, क्लियर। बट डिड नॉट गेट सेम रिजल्ट, सेम रिजल्ट हमें नहीं मिला, ठीक है। सेम रिजल्ट ना मिलने के पीछे रीजन, सेम रिजल्ट नहीं मिलने के पीछे ड्यू टू लिंकेज एंड रिकॉम्बिनेशन। लिंकेज एंड रिकॉम्बिनेशन होने की वजह से इनको सेम रिजल्ट नहीं मिला, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हेडिंग डालते हैं हमारे पास, रीजन फॉर सिलेक्शन ऑफ पी प्लांट। पी प्लांट को सेलेक्ट करने के पीछे रीजन क्या था, ठीक है। पी प्लांट सेलेक्ट करने के पीछे रीजन बताइए। सबसे पहला रीजन पी प्लांट सेलेक्ट करने के पीछे पहला रीजन क्रॉस पॉलिनेशन, लिखेंगे बाइसेक्सुअल फ्लावर। मेंडल ने पी प्लांट को क्यों चूज किया था, उसके पहले सबसे पहला रीजन बताइए जो उनको अच्छा लगा, क्लिस्टोगैमस फ्लावर, ठीक है।
दूसरा पॉइंट, ठीक है। बाइसेक्सुअल फ्लावर है तो इनमें हम क्या कर सकते हैं, सेल्फ पॉलिनेशन तो होगा ही होगा, बट आल्सो कैन, बताइए क्या, क्रॉस पॉलिनेशन, बोली बात सही है। तीसरा बताइए, शॉर्ट लाइफ स्पैन होती है इनकी, क्या होती है, शॉर्ट लाइफ स्पैन होती है। ये स्मॉल प्लांट होते हैं, कैसे प्लांट होते हैं बताइए, स्मॉल प्लांट होते हैं एंड कैन ग्रो इन स्मॉल एरिया, ठीक है, स्मॉल एरिया में भी ग्रो कर सकते हैं। इनके सिंगल मीटिंग से लार्ज नंबर में सीड प्रोड्यूस होते हैं, क्लियर। इनमें क्लियर ऑब्जर्व वेरिएशन ऑब्जर्व होता है, ठीक है, जितने भी वेरिएशन होती हैं वो एकदम क्लियर होती हैं, ठीक है। क्लियर, प्योर लाइन ब्रीडिंग इन्होंने लिया, ठीक है। इनके क्या होते हैं, क्लियर वेरिएशन हो दिखाई देती है ऑब्जर्व, किसमें, कैरेक्टर में, किसमें बताइए, कैरेक्टर के अंदर की बात कर रहे हैं ना, हो गया। अब हमें कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स पढ़ने हैं, कंपैरेटिव टर्म्स पढ़ने हैं, ठीक है। चैप्टर की शुरुआत अब यहां से अच्छे से होती है, क्लियर। आगे बढ़े, चलिए। अब हमारे पास क्या है, ध्यान समझिएगा, हमें कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स के बारे में याद रखना है। क्लियर, हमें कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स के बारे में याद रखना है। चलिए ध्यान से देखिएगा, हम कंपैरेटिव टर्म पढ़ रहे हैं, ठीक है। जैसे हम आपको पढ़ाना चाह रहे हैं कैरेक्टर वर्सेस ट्रेड्स। कैरेक्टर और ट्रेड्स में क्या डिफरेंस है, ठीक है, समझाए। कैरेक्टर और ट्रेड्स में, कैरेक्टर का मतलब हम क्या समझेंगे, अगर किसी के फीचर्स के बारे में बात करनी है, सिर्फ और सिर्फ किसके बारे में, अगर फीचर्स की बात करनी है तो हम क्या बोलेंगे उनको, हम ये उसका कैरेक्टर है, ठीक है। बट किस टाइप का फीचर्स है, जैसे हमने कहा कि एक लड़का है, अच्छी खासी हाइट है, अब ये बैठ करके कह रहे हैं कि कितने हाइट का है, 3 फीट हाइट है या 6 फीट हाइट है, हाइट क्या है, कैरेक्टर है, ठीक है। ट्रेड्स क्या है, लंबा और छोटा होना, ठीक है। यानी टाइप ऑफ कैरेक्टर को क्या बोला, यानी हमने ये बोला अल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ क्या, कैरेक्टर, ठीक है, वो क्या कहलाएगा, ट्रेड्स कहलाएगा, क्लियर। जैसे फॉर एग्जांपल हम एक एग्जांपल ले रहे हैं आपसे, ठीक है। एग्जांपल में हम मान चलते कोई एक कैरेक्टर लिया, क्लियर। कैरेक्टर में हमने क्या लिया, हाइट लिया, कैरेक्टर मेरा क्या है, हाइट है, ठीक है। इस हाइट के 2 ट्रेड्स होंगे, कितने ट्रेड्स होंगे, 2 ट्रेड्स होंगे। एक हमारे पास क्या होगा, टॉल, और दूसरा हमारे पास क्या होगा, डॉर्फ। जो टॉल होगा वो डोमिनेंट ट्रेड्स आएंगे, क्या आएगा बताइए, डोमिनेंट ट्रेड्स आएंगे। और जो डॉर्फ होगा वो हमारा क्या होगा,
रेसेसिव ट्रेट आएंगे। समझ आई बात? यानी हमारे पास कैरेक्टर अलग होते हैं, ट्रेड्स अलग होते हैं। लोग कहने को कह देते हैं ट्रेड्स और कैरेक्टर सेम है, जबकि आपको दिखाई दे रहा है ट्रेड्स और कैरेक्टर सेम है। नहीं, ट्रेड्स अलग है। हाइट हमारा क्या है? कैरेक्टर है, ठीक है। लंबा होना छोटा होना क्या है? ट्रेड्स होना, ठीक है। चलिए, मेंडल ने कितना कैरेक्टर चूज किया था बताइए? मेंडल सेलेक्टेड 7 कैरेक्टर। ट्रेड कैरेक्टर क्या सेलेक्ट किया था? कैरेक्टर या ट्रेड? ट्रेड, ठीक है। अब हमारे पास अगर ट्रेड्स की बात करेंगे तो कितने ट्रेड्स होंगे बताइए? 14 ट्रेड्स होंगे। यानी ये जो कैरेक्टर थे ये प्योर लाइन कैरेक्टर थे। कैसे कैरेक्टर थे बताइए? अगर मैं आपसे बोलूं प्योर लाइन ब्रीडिंग कैरेक्टर समझेंगे तो आप क्या बताएंगे? या तो प्योर डोमिनेंट या तो प्योर रेसेसिव। क्लियर? ब्रीड का मतलब होता है कैरेक्टर। ब्रीड का मतलब क्या समझते हैं हम? कैरेक्टर, ठीक है। अब सुनते ध्यान से, इधर देखिएगा। हम एक तरफ प्लांट ऑर्गन लिख रहे हैं। क्या लिख रहे हैं? प्लांट ऑर्गन लिख रहे हैं। दूसरे में हम आपको कैरेक्टर लिख रहे हैं और तीसरे तरफ हम आपको क्या लिख रहे हैं? ट्रेड्स लिख रहे हैं। आपको ध्यान से सुनना है। अभी अगर प्लांट ऑर्गन में अगर सबसे पहला ऑर्गन मैं ले रहा हूं, ठीक है। पहला ऑर्गन हमारे पास ले रहे हैं हम स्टेम हाइट, ठीक है। स्टेम ले रहा हूं मैं, ठीक है। कैरेक्टर में मैंने क्या लिया बताइए? स्टेम हाइट लिया। क्लियर? इस स्टेम हाइट के कितने ट्रेड्स होंगे बताइए? 2। कौन कौन से? कौन कौन से? टॉल और दूसरा डॉर्फ, ठीक है। ये डी से मतलब डोमिनेंट, आर से मतलब रेसेसिव, ठीक है। दूसरा पॉइंट, दूसरा मैं कैरेक्टर ले रहा हूं, ठीक है। सेकंड हम ऑर्गन ले रहे हैं। हम मान चलते हैं ऑर्गन में मैंने सीड लिया, ठीक है। सीड में हमने 2 तरीके के लिए सीड हमने क्या लिए? 2 लिए। ध्यान से सुनते हैं, ध्यान से, अभी लिखना नहीं है। सीड में हम गए, इसमें हमने 2 कैरेक्टर चूज किए। क्लियर? एक क्या लिया? सीड शेप लिया और दूसरा हमने क्या लिया? सीड कलर लिया, ठीक है। सीड कलर में हमारे पास सीड शेप में हमारे पास 2 तरीके के, ठीक है। कौन कौन से? एक राउंड और दूसरा हमारे पास रिंकल, ठीक है। राउंड मेरे कैसे? ये कैसे? सीड कलर में हमारे पास 2 तरीके के लोग, ठीक है। कौन कौन से? सीड कलर में हमारे पास एक आएगा येलो और दूसरा क्या आएगा? ग्रीन, ठीक है। येलो हमारा कैसा? ग्रीन हमारा कैसा? मैं ऐसा क्यों लिखवा रहा हूं, ध्यान सुनिएगा। कैरेक्टर आपको कैसे याद रखना है? ये पहला कैरेक्टर, दूसरा कैरेक्टर, तीसरा कैरेक्टर, ठीक है। 3 कैरेक्टर हो गए। 3 कैरेक्टर में हमने कितने ऑर्गन का यूज किया? 2 ऑर्गन का। क्वेश्चन में एक बार ऐसे फंसाया था कि मेंडल्स ने कितने ऑर्गन पार्ट लिए थे पी प्लांट के? 4 ऑर्गन पार्ट था। 4 ऑर्गन पार्ट में कितने कैरेक्टर चूज किए थे? 7 कैरेक्टर। अब हमारे पास कौन सा आता है? थर्ड पॉइंट, ठीक है। थर्ड पॉइंट में हमने अब ले रहे हैं हम आपको पॉड, ठीक है। पॉड में हमारे पास कितने लोग? 2 लोग। एक हमारे पास क्या? पॉड शेप और एक हमारे पास पॉड कलर, ठीक है। पॉड शेप में कितने ट्रेड्स? 2 ट्रेड्स। कौन कौन से? पॉड शेप में बताइए कौन कौन सा? एक हमारे पास इन्फ्लेटेड, ठीक है। दूसरा हमारे पास कैसे?
कॉन्स्ट्रिक्टेड, इन्फ्लेटेड मेरा कैसा, कॉन्स्ट्रिक्टेड कैसा। पॉड कलर में हमारे पास दो तरीके के कलर, एक हमारे पास कैसे ग्रीन कलर, एक हमारे पास कैसे येलो कलर। ग्रीन कलर कैसा, येलो कलर कैसा, ठीक है। तीसरा ये कैरेक्टर था, सॉरी तीसरा ये ऑर्गन था। ये हमारे पास 4, ये हमारे पास 5। कितने कैरेक्टर मैंने बता दिया, 5 कैरेक्टर। नेक्स्ट आता है हमारे पास नंबर 4 में। अब क्या बचा है, फ्लावर, ठीक है। फ्लावर में हमारे पास दो तरीके के, एक कैसा पोजीशन ऑफ फ्लावर, पोजीशन ऑफ फ्लावर। दूसरा हमारे पास क्या, कलर ऑफ फ्लावर, ठीक है। फ्लावर की पोजीशन को कितने में, 2 में। अगर एक्सिस पे पाया जा रहा है तो एक्सियल, अगर किनारे पे पाया जा रहा है तो टर्मिनल, अगर एक्सियल है तो डोमिनेंट, और अगर टर्मिनल है तो रेसेसिव। फ्लावर कलर में हमारे पास कैसे 2, या तो रेड, आपके एनसीईआरटी ने वायलेट लिखा है, बोले बात सही है। ये होगा तो डोमिनेंट, और अगर वाइट होगा तो रेसेसिव, ठीक है। ये कौन सा कैरेक्टर लिया हमने बताइए, 6, ये हमारे पास 7। हाउ मेनी नंबर ऑफ प्लांट ऑर्गन सिलेक्टेड बाय मेंडल, बोलिए 4। हाउ मेनी कैरेक्टर, 7। हाउ मेनी ट्रेड्स, समझ आई बात, ये आना चाहिए, ठीक है। क्लियर। आपके एनसीईआरटी ने क्या किया है, ध्यान से देखिए। एक ऐसे चार्ट बनाई है, एक तरफ यहाँ सीरियल नंबर, एक तरफ यहाँ पे कैरेक्टर, एक तरफ यहाँ पे डोमिनेंट, और एक तरफ रेसेसिव। ऐसा किया है। इस तरफ इन्होंने क्या लिखा है, सीरियल नंबर लिखा है, इस तरफ इन्होंने कैरेक्टर लिखा है, एक तरफ इन्होंने डोमिनेंट लिखा है ट्रेड्स, और एक तरफ इन्होंने रेसेसिव ट्रेड्स लिखे हैं। क्या लिखे हैं, ट्रेड्स, ट्रेड्स। चलिए सीरियल नंबर में नंबर 1 पे क्या आया था बताइए, स्टेम हाइट। नंबर 1 पे क्या था, स्टेम हाइट। इनमें कहाँ पे टॉल, इनमें डॉर्फ। दूसरा बताइए, फ्लावर पोजीशन में लिख दूं, बोलिए फ्लावर पोजीशन में कौन सा, एक्सियल, दूसरा टर्मिनल। तीसरा आता है हमारे पास फ्लावर कलर को लेकर के, ठीक है। फ्लावर कलर में हमारे पास कैसा, रेड या फिर वायलेट, इधर कैसा वाइट। फोर्थ में हमारे पास सीड शेप ले लें, ठीक है। सीड शेप में बताइए कैसा, राउंड और कैसा रिंकल्ड। फिफ्थ में हमारे पास कैसा, सीड कलर को लेकर के येलो एंड ग्रीन, ठीक है। 6 में कैसा, पॉड शेप, पॉड शेप में कैसा, इन्फ्लेटेड, और इधर कैसा कॉन्स्ट्रिक्टेड। 7 में हमारे पास पॉड कलर को लेकर के कैसा, ग्रीन, येलो। बोलिए बात सही है। नेक्स्ट है हमारे पास जीन वर्सेस एलील्स। ध्यान सुनिएगा, ये मान चलते ही हमारे पास क्या है, डीएनए है। ये हमारे पास क्या है, डीएनए है। डीएनए के अंदर ये कोई एक स्पेशल सेगमेंट है, ठीक है। कई सारे सेगमेंट हमने बोला, ठीक है, बट ये स्पेशल सेगमेंट है। क्या बोला, स्पेशल या स्पेसिफिक, ठीक है, या इसी को मैं बोलता हूं
फंक्शनल, ठीक है, पार्ट ऑफ डीएनए, क्या बोला, फंक्शनल पार्ट ऑफ डीएनए विच सिंथेसाइज क्या, प्रोटीन, क्या सिंथेसाइज करती है, प्रोटीन, ठीक है। और यही प्रोटीन कंट्रोल करती है किसको, विच कंट्रोल्स द कैरेक्टर, जो कैरेक्टर को क्या कर रही है बताइए, हमारे कंट्रोल कर रही है, ठीक है। अब यही अल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ जीन को क्या बोलेंगे हम, एलील्स। यहाँ पे एलील्स की डिफिनेशन क्या होगी, अल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ जीन, ठीक है। अल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ जीन यही आगे चल करके क्या बनाती है बताइए, विच आल्सो सिंथेसाइज, एलील भी क्या सिंथेसाइज करती है, प्रोटीन को ही सिंथेसाइज करती है, ठीक है। और ये किसको कंट्रोल करती है बताइए, कंट्रोल्स दी ट्रेट, ये किसको कंट्रोल करेगी, ट्रेड्स को, ठीक है। अगर जीन कैरेक्टर को तो एलील्स हमारे किसको, ट्रेड्स को, ठीक है। सुनने ध्यान से, एक एग्जांपल हम आपको समझा रहे हैं, ध्यान से देखिएगा। एग्जांपल में देखिएगा, जैसे एक एग्जांपल लिया हमने सीड शेप, क्या लिया बताइए, सीड शेप। सीड शेप मेरा क्या है, कैरेक्टर है, अरे बोल, सीड शेप क्या है हमारा, कैरेक्टर है। इस कैरेक्टर को कोई ना कोई जीन ही तो कंट्रोल करता होगा, ठीक है। यानी इस कैरेक्टर को कंट्रोल करता है, कंट्रोल्ड बाय अ जीन, कोई एक जीन होगा, वो जीन हो सकता है आर हो सकता है स्मॉल आर हो, ठीक है, एक ही जीन होगा। ये अगर हमारे पास कैरेक्टर हैं तो इनके कितने ट्रेड्स, 2 ट्रेड्स, कौन कौन से ट्रेड्स बताइए, एक राउंड और दूसरा हमारे पास कैसा, रिंकल्ड, ठीक है। राउंड मेरा कैसा, डोमिनेंट, रिंकल्ड हमारा कैसा, रिसेसिव। अगर हमारे पास राउंड वाले की बात करेंगे तो इनको मैं कैपिटल आर से अगर डिनोट कर रहा हूं, ठीक है, राउंड वाले को, तो इनको मैं कैसे लिखूंगा, स्मॉल आर, ठीक है। ये हमारे कैसे हैं, डोमिनेंट ट्रेड्स हैं। ये हमारे पास कैसे हैं बताइए, डोमिनेंट ट्रेड्स कंट्रोल्ड बाय कैसे कैरेक्टर, कैसे जीन, कैपिटल आर। रेसेसिव जो ट्रेड्स आपको बताए जा रहे हैं, रेसेसिव ट्रेड्स किसके द्वारा कंट्रोल किए जा रहे हैं बताइए, स्मॉल आर, ठीक है। कंट्रोल्ड बाय जीन या एलील, एलील कौन से, कैपिटल आर, ठीक है। ये कंट्रोल किए जा रहे हैं किसके द्वारा, कंट्रोल्ड बाय, अरे पागलो, कैरेक्टर अगर जीन से तो ट्रेड्स किस से, कौन सा एलील, ठीक है, समझ आई बात। यानी अल्टरनेटिव फॉर्म का मतलब क्या समझेंगे, ये जो 2 फॉर्म आपको नजर आ रहे हैं, ये ठीक है, ये है अल्टरनेटिव फॉर्म हमारे पास, ठीक है। हर एक जीन के 2 ट्रेड्स होंगे, 2 एलील्स होंगे, ठीक है।